मेरी 17 साल बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास किए तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। मैं ये बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। कि तू इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी, लेकिन अकलौती बेटी होने के नाते मुझे इसकी हर जिद अजीज थी। और मैंने ठान लिया कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शहर ने भी बिला तरदूत इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में मेरे दिल में 100 तरह के विश्वासे थे, लेकिन फिर भी दिल बड़ा करके उसे भेज ही दिया। पैसे भी बहुत लगा था, अभी तो आगे और ज़्यादा लगने थे। मैं घर में काफ़ी परेशान रहने लगी। अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान निकल गई। और वो रोते हुए बस इतनी है कि बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी उरूज पर थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि हुआ हुआ है। लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उससे हॉस्टल नहीं रहना। मैं हद दर्जा हैरान व परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई है और वापस आने की ज़िद कर रही है। मेरे शौहर से काम से वापसी लौटे तो मैंने इन्हें सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से इस वक्त शहर जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी आकर ले जाएं या सुबह। तो इसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। और अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी को हॉस्टल रवाना हो गए। वहाँ जाकर हमने देखा तो हमारी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी। वो शदीद बुखार में मुब्तला थी और इस वक्त गनूदगी में थी। मैं इसके करीब बैठी और इसका कांधा हिलाया और इसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही अपनी मूंदी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लिपट कर ज़ारों कतार रोने लगी। इसकी हालत देखकर मैं अपना ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाद सारे और उससे मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा कि मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली लेकिन अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। मैंने इससे बहुत इसरार किया लेकिन बस इसने मुझे इतना ही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि उसे हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शोहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते हुए थोड़ा घबरा गई है। कुछ दिन के लिए हम उसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी इसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। इसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद इसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी के दिल को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसी मुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त कमरे कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक तो वो मेरे साथ बैठी रही लेकिन इसमें कोई भी बात ना की। पहले तो वो सारा सारा दिन मुझसे बातें करती रहती, वही ना थकती थी, और अब इस कदर खामोश हो गई थी कि अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को इस कदर मुरझा के रख दिया है। कुछ दिनों तक इसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वह बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई कि उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का शेर खून बढ़ गया। हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये हमारी अकलौती बेटी पहले की तरह सेहतियाब हो रही है। मुझे ये भी मालूम था कि इसकी पढ़ाई का भी बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन इसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और मुझे इसकी परेशानी समझ ना आई। कुछ देर के बाद बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई में वापस जाना चाहिए।
अगली सुबह जब मैं इसके कमरे में गई तो वो तकिया मुँह पे रखे ज़ारो कतार रोने में मशगूल थी। मैं जल्दी से इसके पास गई और उसके मुंह से हाथ हटाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से चादर उड़ाई और उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक पे ले आई। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया और उसे दवाई दी। डॉक्टर कहने लगा कि दवा खाने के बाद कुछ देर तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवाई खिलाई और थोड़ी ही देर बाद मैंने जब इसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब हर वक्त बेजार रहने लगा कि मेरी एक ही बेटी है और वो भी हम वक्त बीमार, ये सोचकर मैं बहुत गमज़दा हो जाती थी। अब तो ये रोज़ ही होने लगा था। इसके पेट में शदीद दर्द उठता और मैं उसे क्लिनिक ले जाती। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक इसको चेक करता और दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर मेरी अपनी सोच को झटक देती। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती और आगे पढ़ना भी नहीं है। इसने तो हमें ऐसे करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि अब हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है, लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात ना की और इसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि इनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेके आना चाहता है हमारी बेटी के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छे गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जो इसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शौहर तो इनके दोस्त थे, तो हमें भी कोई एतराज़ ना था और ना ही इन्हें कोई था। हम दोनों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और इस बात ने मुझे हैरान कर साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया और इसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती थी और मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती थी कि मैं बहुत खुश व खुर्रम हूँ अपने घर में। इसकी ये बात सुनकर मैं भी पुरसकून हो जाती। और फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी उसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं भी ना मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के ज़रिए पुलिस वगैरह से भी रब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कोई भी पता न लगा सका कि आखिर वो कहाँ गई है। मेरी बेटी के घर में एकदम से भूचाल आ गया था। हर कोई परेशान था, आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है। हम लोग तो वापस आ गए। शाम तक मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क गया हुआ था अपने किसी काम के सिलसिले में। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया था, लेकिन इसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्ते के बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़ों का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है तू। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तो इसने मुझे जो बातें बताई इन्हें सुनकर मैं एक बार काम कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया, वो भी बहुत परेशान था। इसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन इनका कहीं पता ना करवा सका। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने मुकम्मल ही मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने इससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल रहूं, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तलख बयानी कर रहा है। मैंने इससे पूछने की बहुत कोशिश की, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन इसने अपने लबों से कुफल ना हटाए। कुछ दिन के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। मैं किचन में आई तो मेरी नंद अनवाई एक शाम के खाने बना रही थी। मैंने इससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। तो इसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं।
और आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने इससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन इस वक्त मेरी बहस करने के बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मेरा शौहर और नंद दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे और साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। इसी वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई और उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी उनको सुनकर मुझे यूं लगा कि अभी ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अपनी ज़ात पर लगाए जाने वाले इतने घटिया इल्ज़ामात को सुनकर किसका गुनाह पल रहा है जो इसकी ये हालत हो रही है। मैं चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शौहर मेरे करीब आया और उसने मुझे दो थप्पड़ मारे और मुझे कहा कि बदज़ात बताओ तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है। मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर ये ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं कभी भी इनको नहीं बताऊंगी मेरी हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था और बाहर से मेहमानों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ें आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ ना लगी कि मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा कि जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह से पता लग गया है कि मेरा शौहर शादीशुदा है और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरा शौहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं इसके कमरे में गई सोने के लिए कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। तो मैंने इससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ। और मैं जाकर आराम से बेड पे लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर इसके ऊपर बैठी हिल के कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी वो मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई और उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से ज़मीन सिरक। वो मुझे कहने लगी कि भाभी तुम कितनी ढीठ इंसान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकलने की कोशिश की, तुम्हारा शोहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तनहा हो गई हो। अगर खुशी में नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से तुम्हारे शोहर को नकली मैसेज भेजे, जिससे इसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, इसका रिश्ता भी तय कर लिया। और अब तुम्हारा सर दर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा और काम भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है और तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं। और जब इस बात का पता मेरी माँ को चला तो वो मुझे रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर खराब ना हो, और फिर मैंने भी हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया और इस बात का पता आज तक किसी को, कभी भी किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी। इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी कर कर मैं अपने दोस्त के साथ इसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा वो अपनी पसंद की शादी करेगा और वो तुम्हें पसंद करता था। और कुछ साल पहले तुम और मैं हम एक ही स्कूल में पढ़ती थी और तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगी, लेकिन फिर तुम लोग गांव चले गए और इसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा था कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई पर खामोश पड़ी रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है।
بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی اور اس نے تب سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ جس وقت میری نند میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی تو میں نے آنکھ بچا کر اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر لی اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئی اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دی۔ اپنی بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور دیکھے بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا ہے۔ میرا شوہر مجھے کالج کے باہر ملا تھا، میں اسے پسند کرنے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا وہ شہر میں رہتا ہے تو میں نے آپ سے ضد کی کہ مجھے شہر پڑھنا ہے اور میں شہر چلی گئی پڑھنے کے لیے۔ وہاں روزانہ میں اپنے ڈاکٹر شوہر سے ملتی اور پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی، اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اتنے دنوں تک بیماری کا ناٹک کیا اور پھر مجھے جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو کلینک جانے لگی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے اور اپنے کسی دوست ڈاکٹر کی جگہ پہ آیا تھا کچھ دن کے لیے۔ اس کلینک میں یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں اور علی اندر روز باتیں کرتے رہتے، جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے اور پھر جب آپ کو شک ہونے لگا مجھ پر تو علی نے مجھے کہا کہ میں اب نہ آیا کروں کلینک۔ اور ایک دن جب آپ میرا برقع اوڑھ کر کلینک گئی تھی، اس دن بھی علی اندر نہیں تھا تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں بیماری بھول گئی اور شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے بتا نہ سکی۔ لیکن امی دیکھے نا میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا میری نند میرے ساتھ حسد کی آڑ میں یہ سب کیا اور میرے شوہر نے میرا اعتبار بھی نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ابو کو پیچیدہ پیچیدہ باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا میری بیٹی کو لینے۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے اور بہت شرمندہ تھا اور میری بیٹی کو واپس لے گیا اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دلانے کا فیصلہ کیا اور پھر میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی جیل میں۔ اس نے بہت بھیانک انجام ہوا۔ وہ سائیکو تو پہلے ہی تھی، دماغی طور پر جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی اور اب میری بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے گھر میں ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنی چاہیے، یہ چیزیں زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔